तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, जो वीडियो होने वाला है फुल डिटेल और फुल इंफॉर्मेशन के साथ होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देखते हैं कि 10 वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, और ऑप्शन सी है सामवेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी ऋग्वेद में दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाया गया। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। और इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। तो दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में, यह वेद भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। आपको याद रखना है, जो वैदिक युग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अब ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। आपको याद रखना है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, जिनमें विभिन्न प्रकार के मंत्र, भजन और प्रार्थनाएं शामिल है, जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अब इसके प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक संरचनाओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी दी गई है। अब अन्य वेद देखते हैं जो ऋग्वेद के अलावा और भी है, जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और वैदिक साहित्य का हिस्सा है। अथर्ववेद भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद अपने प्राचीन स्वरूप और विस्तृत जानकारी के कारण विशेष महत्व रखता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति का अंग नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है संहिता, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है पुराण। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सा ग्रंथ श्रुति का अंग नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुराण इसका राइट आंसर है। श्रुति का अंग पुराण को नहीं माना जाता है, ठीक है। श्रुति में वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो श्रुति है इसमें 4 वेद आते हैं, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे आरण्यक और उपनिषद शामिल है। पुराण वेदों के बाद के साहित्य है, जो ब्राह्मण विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हैं, ठीक है। अब विस्तार से हम जानते हैं, जैसे श्रुति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सुना हुआ, ठीक है। और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों को संदर्भित करता है। श्रुति साहित्य में वेदों को शामिल किया गया है, जो ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए थे और फिर मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किए गए थे, ठीक है। वेदों को चार मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। अब देखेंगे कि वेदों को 4 कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है संहिता। यह वेदों का मुख्य भाग है, ठीक है। मुख्य भाग कौन सा है, संहिता, जिसमें मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल है। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेदों की व्याख्या और कर्म कांडों का वर्णन करते हैं। और तीसरा है आरण्यक, ये जंगल में रहने वाले ऋषियों के लिए लिखे गए थे और रहस्यमय और दार्शनिक विषयों से संबंधित है। और चौथा है उपनिषद, ये वेदों का अंतिम भाग है और आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान का वर्णन करते हैं। और साथ ही पुराण
पुराण दूसरी ओर वेदों के बाद के साहित्य है। देखो, वेदों के बाद जो दूसरा ग्रंथ आता है वो है पुराण, या फिर हम इसे साहित्य कहते हैं। ठीक है, साहित्य कहते हैं, और विभिन्न विषयों को कवर करते हैं, लेकिन वे वेदों के समान पवित्र नहीं माने जाते। ठीक है, जो ये साहित्य है ये वेदों की तरह पवित्र नहीं माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है जैनों का, ऑप्शन बी है बौद्धों का, और ऑप्शन सी है सिखों का, और ऑप्शन डी है हिंदुओं का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका तो बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है बौद्ध का। ठीक है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। यह ग्रंथ भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और बुद्ध धर्म के अनुपयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। अब त्रिपिटक के 3 भाग देखते हैं, जिसमें पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में देखते हैं, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और अनुशासन शामिल है। ठीक है, और सुत्त पिटक में देखते हैं, इसमें बुद्ध के उपदेश, प्रवचन और कहानियां शामिल है, जो बुद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षिकाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, और फिर अभिधम्म पिटक के बारे में देखते हैं, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा की गई है। अब बात करेंगे त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है और इसे सभी बौद्ध संप्रदायों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह बौद्ध धर्म के लिए इतिहास, संस्कृति और दर्शन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अब देखते क्वेश्चन नंबर 4। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है राजनीतिक नीतियां, और ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन, और ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। ठीक है, अब जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से राजनीतिक नीतियां और राज्य व्यवस्था, ठीक है, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से राजनीतिक नीतियों और राज्य व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। इसमें राज्य के संचालन, राजा के कर्तव्य और प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था, कानून और व्यवस्था और समाज के संगठन जैसे विषयों पर विचार किया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को राज्य के संचालन का विज्ञान कहा है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनमें से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों जो पहला है राजनीतिक नीतियां, राज्य की स्थापना, राजा के कर्तव्य, मंत्रिमंडल की भूमिका और विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों पर वर्णन, ये सब किसमें मिलेंगी? राजनीतिक नीतियां में मिलेंगी। ठीक है, दूसरा है आर्थिक नीतियां, जिसमें कृषि, व्यापार है, राजस्व है और अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई है। ये सब आर्थिक नीतियां के अंतर्गत आती है। और तीसरा है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं समाज के विभिन्न वर्गों, उनके कर्तव्यों और सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है। चौथा है न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था में देखते हैं कानून, न्याय और दंड संहिता के बारे में जानकारी दी गई है। और पांचवा है सैन्य रणनीति, जिसमें युद्ध है, कूटनीति है और सेना के प्रबंधन के बारे में विस्तृत विवरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कलाहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है इंडिका, और ऑप्शन सी है पुराण, और ऑप्शन डी है रजत रागनी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि रजत रागिनी इसका राइट आंसर है। अब बात करेंगे रजत रागिनी की। तो प्रारंभिक भारत का ऐतिहासिक इतिहास कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा संस्कृत पद में लिखा गया है, जो कि 1848 में कल्हान द्वारा रचित यह ग्रंथ सबसे बेहतरीन और प्रामाणिक ग्रंथ में माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है पुष्यमित्र शुंग और ऑप्शन बी है गौतमी पुत्र सातकर्णी और ऑप्शन सी है अग्निमित्र और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त 2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र है। ठीक है, मालविका अग्निमित्र एक 5 अंकों का नाटक है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालविका के बीच प्रेम कहानी का वर्णन है। अग्निमित्र शुंग वंश के राजा थे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अग्निमित्र कौन थे, तो दोस्तों ये शुंग वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है ये है प्रतिहार, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है एन तसंग। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेन तसंग। अब हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री एन तसंग भारत आया था। येन तसंग, जिन्हें हेन तसंग या फिर युआन चुआंग के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने 630 ईस्वी में भारत की यात्रा की और 15 वर्षों तक यहाँ रहे। यहाँ येन तसंग ने अपनी पुस्तक शी यू की में अपनी यात्रा और उस समय के भारत का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है बलवान, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अल बिरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में एक इतिहासकार थे। अल बिरूनी, जिनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी था, एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, इतिहासकार और महमूद गजनवी के दरबार के रत्न थे। वह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। उन्होंने किताब उल हिंद या फिर तहकीक ये हिंद नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ठीक है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, विज्ञान और परंपराओं पर विस्तृत वर्णन किया। अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के खीवा प्राचीन खौरिज्म नामक क्षेत्र में हुआ था। वह महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आए थे और उन्होंने भारत में कई वर्षों तक अध्ययन किया और 1030 ईस्वी में अपनी पुस्तक किताब उल हिंद पूरी की। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों आपके पास इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है मोरक्को से, ऑप्शन बी है पारस से और ऑप्शन सी है तुर्की से और ऑप्शन डी है मध्य एशिया से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोरक्को से। ठीक है, यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। वह 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था।
इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को के तंगीर शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री, विद्वान और लेखक थे। उन्होंने 14वीं शताब्दी में अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया सहित अधिकांश इस्लामी दुनिया की यात्रा की। भारत आने से पहले इब्न बतूता मक्का, सीरिया, इराक, पारस, यमन और ओमान की यात्रा कर चुका था। 1333 में वह मध्य एशिया के रास्ते सिंध पहुंचा और फिर दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वानता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था। अब दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वह 1333 ईस्वी में भारत आया और 1347 ईस्वी तक यहाँ रहा। अब हम इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री था जो महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा के दौरान भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का वर्णन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वानता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली की काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहाला में भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी है, तो रिहाला पुस्तक लिखी है, जिसमें भारत की उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी उसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।